अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 उर्दू का चैप्टर नंबर 6 में जितने भी सब्जेक्टिव के क्वेश्चन आंसर बनते हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग एक ही क्लास में कवर करने जा रहे हैं। आपको पता होगा हम लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आपको करा चुके हैं। यह एक दास्तान है। चैप्टर नंबर 6 आपका क्या है, दास्तान है, और दास्तान का नाम है बागो बहार। इसके मुसन्निफ का नाम मीर अमन दहलवी है और बहुत ही मजेदार दिलचस्प हम लोगों ने इसका वाकया, इस दास्तान को हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में अगर आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं तो फिर आज आप लोगों के लिए क्लास बहुत ज्यादा आसान लगने लगेगा। सारे क्वेश्चन आपसे खुद ब खुद बनने लगेंगे, है ना। तो आइए आज की क्लास को अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा, ये आपका जिस तरह से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोग चैप्टर का नाम देख लीजिए, बागो बहार। बागो बहार ये क्या है, ये एक किताब है। किसकी किताब है, दास्तान की किताब है। बागो बहार से हम लोगों जो पढ़ने जा रहे हैं, तो बागो बहार से हम लोग चौथे दुर्वेश की कहानी से जो है ना, जो चौथे दुर्वेश का इक्तिबास है, उस कहानी से जितने भी सवाल और जवाब बनते हैं सारे क्वेश्चन को एक ही क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। याद रखिएगा, बागो बहार में कितने कहानी है, कुल मिला के 5 कहानी है। ये पूछा जाता है कितने 5 कहानी कौन कौन सा, तो याद रखिएगा एक बादशाह की कहानी है, एक बादशाह जिसका नाम आजाद बख्त है, और 4 दुर्वेश यानी 4 फकीर की कहानी इसमें है। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मुख्तसर तरीन सवालात और मा जवाबात। उसी तरह से फिर हम लोग जो है ना मुख्तसर सवाल को देखेंगे, फिर तवील सवालात को देखेंगे। और एक चीज और भी जान लीजिए, इस चैप्टर के मुसन्निफ राइटर लेखक का नाम क्या है, मीर अमन दहलवी है ना। देखिएगा, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन विद आंसर। सबसे पहला सवाल है, इस पे तो बिल्कुल टाइम ही नहीं लगाएंगे, ये एक तरह से आपका ऑब्जेक्टिव में काम आएगा और कभी कभी 2 मार्क्स 2 नंबर में भी पूछ देता है ये सवाल, ठीक है ना। देखिएगा, सवाल है बाग व बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है। जवाब आपके पास दास्तान से है। डायरेक्ट एक ही लाइन में जवाब देना है हम लोगों को, मुख्तसर जवाब, ठीक है। जब आप एग्जाम में देंगे जवाब किस तरह से देंगे, इतना मुख्तसर मत कर देना, आप लोग इस तरह से देंगे, बागो बहार का ताल्लुक जो है ना दास्तान से है। हम लोग शॉर्ट में दे दिए हैं दास्तान से है ना। अगला सवाल आता है, सवाल नंबर 2, बाग व बहार किसकी तसनीफ है। बाग व बहार जो है इसके मुसन्निफ का नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है, किसके द्वारा लिखी गई है, किसकी तसनीफ है। जवाब आपके पास मीर अमन दहलवी की तसनीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 3 है, बागो बहार कहाँ लिखी गई है। जवाब आपके पास फोर्ट विलियम कॉलेज में ये किताब लिखी गई है। कब लिखी गई थी, 1801 में लिखी गई थी। 1802 ईस्वी में नजरे सानी पड़ा, इसका नाम बागो बहार हो गया। फिर फाइनली 1804 ईस्वी में ये किताब शाये हो गया, ठीक है। अगला सवाल 4 नंबर, बागो बहार किस किताब का तर्जमा है। बागो बहार जो है ये किस किताब का तर्जमा है, किस किताब से इसको कन्वर्ट करके उर्दू में तर्जमा किए हैं, ट्रांसलेट किए हैं, अनुवाद किए हैं। तो जवाब है आपके पास किस्सा चहार दुर्वेश। कौन सी किताब से, ये फारसी की किताब है किस्सा चहार दुर्वेश, इससे कन्वर्ट करके ये किताब जो है बनाए हैं कौन, मीर अमन दहलवी। क्या नाम से, बागो बहार नाम से। और ये फारसी जब किताब थी उसकी मुसन्निफ का नाम फिर कौन है, तो अमीर खुसरू है ना। अगला सवाल आपके पास, सवाल नंबर 5 है, बागो बहार के मुसन्निफ को कितने रुपए इनाम मिला था। बागो बहार के मुसन्निफ यानी बागो बहार जब लिखे, सबका दिल जब खुश हो गया, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की तरफ से इसको 500 रुपए का इनाम मिला था। सवाल नंबर 6 है, बागो बहार के सने अशात बताइए, यानी जब प्रकाशित हुआ, जब पब्लिश हुआ, मंजरे आम पर आया, या फिर कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में जब मार्केट में आया, जब चलने लगा ये किताब 1804 ईस्वी में जो है पब्लिश हुई थी कोलकाता के छापाखाने में, है ना। अगला सवाल 7 नंबर पे, बागो बहार में कितने दुर्वेश के वाकयात को बयान किया गया है, यानी कितने फकीर के वाकया को जो है बयान किया गया है, कहानी को बयान किया गया है। मैंने आपको बताया बागो बहार ये किताब है, किसकी किताब है, दास्तान की किताब है। इस दास्तान में कितने फकीर की कहानी है, 4 फकीर की कहानी है और एक बादशाह की कहानी है। हम लोगों के निसाब में कहकशां उर्दू हिस्सा 2 में सिर्फ और सिर्फ चौथे दुर्वेश से छोटा सा इक्तिबास लिया गया है ना। देखिएगा, जवाब देना है, 4 दुर्वेश की वाकयात को बयान किया गया है। सवाल नंबर 8 है, किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जमा की। किसकी ख्वाहिश पर, किसकी इच्छा पर जो है मीर अमन दहलवी बागो बहार जैसी किताब जो है लिखे। तो जवाब आपके पास है जॉन गिलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर जो है बागो बहार जैसी किताब लिखे थे कौन, मीर अमन दहलवी लिखे थे, है ना।
अगला सवाल, इस इक्तिबास में किन किन मुल्कों का जिक्र हुआ है, यानी किन किन देश, कौन कौन से कंट्री का जो है तज़किरा किया गया है, जिक्र किया गया है, डिस्कशन किया गया है। जवाब है चीन, माचीन और हिंदुस्तान, है ना, याद रखिएगा। सवाल नंबर 10 है, शहजादे के वालिद और मलिक सादिक के दरमियान का रिश्ता क्या था, यानी शहजादे के वालिद और मलिक सादिक ये आपस में दोनों कौन थे, तो याद रखिएगा दोस्ती का रिश्ता था, ये आपस में दोनों क्या थे, दोस्त थे, है ना। सवाल है, शहजादे फकीर को कितनी अशरफियां देता है, तो शहजादा जब जाता है दूसरे मुल्क में, हिंदुस्तान में जब पहुंचते हैं शहजादा, है ना, और अंधे फकीर से मुलाकात होती है तो उसको एक अशरफी देता है, सबको पता होगा, है ना। देखिएगा अंधे फकीर को एक अशरफी देता है। सवाल 12 है, अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था, तो जवाब आप क्या देंगे, अंधे फकीर का ताल्लुक हिंदुस्तान से था। अंधे फकीर का ताल्लुक कहां से था, हिंदुस्तान से था, यानी कह सकते हैं आप भारत से था, ठीक है। अब आइए, वो आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जितने भी थे वो तमाम मुकम्मल हो गया। अब हम लोग जो है उससे थोड़ा सा हाई लेवल का, यानी उससे थोड़ा सा लॉन्ग, यानी पूरा लॉन्ग नहीं है, ये आपका मुख्तसर है, इसको हम लोग मुख्तसर कहेंगे। वो आपका वेरी शॉर्ट था, ये आपका सिर्फ शॉर्ट है। देखिए मुख्तसर सवालात मा जवाबात, यहां से भी 2 नंबर में कभी पूछ दिया जाता है, कभी कभी ये जो क्वेश्चन है मुख्तसर वाला 5 नंबर में भी पूछ दिया जाता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। सवाल है आपके पास, मुबारक शहजादे को उसके चच्चा से निजात दिलाने के लिए क्या मशवरा देता है। मुबारक जो कि वफादार खादिम होता है शहजादे के वालिद का, वो उसको बचाने के लिए कौन सा तरतीब, कौन सा राह दिखाता है, कौन सा मशवरा, कौन सा तरीका बताता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो जवाब है मुबारक शहजादे को मशवरा देता है कि जुनूब के बादशाह, जिन्नों के बादशाह मलिक सादिक के पास जाएं, जो शहजादे के वालिद का दोस्त है, वह शहजादे के चच्चा के जुल्म की शिकायत करेगा और मदद कर सकता है। सिंपल सा आपको जवाब देना है, मुबारक उसको मशवरा देता है कि जिन्नों के बादशाह मलिक सादिक के पास जाओ, क्योंकि वह तुम्हारा बाप का, वालिद का जो है पुराना दोस्त है, और उसके पास जाने के बाद शायद कि तुम्हारा वो मदद करे, ये मशवरा देता है मुबारक। इजिली आपको यहीं पे याद कर लेना है सारे क्वेश्चन को, जो है ना 100% हम कह सकते हैं आपको, अगर ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेते हैं, अभी तुरंत आपको याद हो जाने वाली है, और यहीं से याद करके ही आपको जाना है, ये नहीं कि बाद के भरोसे में छोड़ देंगे। इसी वीडियो से, इसी क्लास से आपको जो है याद कर लेना है ना। आगे देखिएगा, अगला सवाल आपके पास सवाल नंबर 2 है, सफर पर रवाना होने से पहले, सफर पर जाने से पहले या फिर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाजार से कौन सी चीजें खरीदी, क्या कही, कौन कौन सी चीजें जो है खरीदी, तो जवाब आपको देना है मुबारक ने सफर से पहले बाजार से खुशबू खरीदी, नुजूर खरीदी, है ना। नुजूर ये भी खुशबूदार ही होता है, इसको आग में जला करके सुलगाया जाता है ना, और फिर इससे खुशबूदार लकड़ी होता है एक तरह से, है ना, इससे फिर खुशबू निकलती है, कहते हैं नुजूर। और मलिक सादिक के लिए जरूरी चीजें खरीदी, जो भी और कुछ जरूरी चीजें समझा वहां जाने के लिए, है ना, वो सारी चीजों को इन्होंने मार्केट से यानी बाजार से खरीद कर लाए। सिंपल सवाल है, सफर पर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाजार से क्या लिया, खुशबू लिया, नुजूर लिया, है ना, और साथ में जो कुछ भी मुनासिब लगा वो जो है वहां के लिए ले लिए, बस याद हो गया तुरंत। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग, सवाल नंबर 3 आपके पास, सुलेमानी सुरमा की क्या खास बात थी। सुलेमानी जो सुरमा है, ये सुरमा की क्या खासियत थी, क्या खास बात थी, तो जवाब देना है सुलेमानी सुरमा लगाने से जिन्नात की दुनिया नजर आती थी और आदमी जिन्नात से बात भी कर सकता था। सुलेमानी सुरमा जैसे ही लगाते थे क्या करते, क्या हुआ करता था, याद रखिएगा, जिन्नात की दुनिया नजर आने लगती थी, यानी जिन्नात को जो है ये सुरमा लगाने के बाद देख भी सकते हैं, साथ साथ में बात भी कर सकते हैं, तो यही खासियत है, खासियत ही तो आपसे पूछा जा रहा है, यानी जिन्नात को देख भी सकता है, जिन्नात से बात भी कर सकता है ना। अगला सवाल 4 नंबर आपके पास, मुबारक मलिक सादिक से किस मकसद के लिए मिला, कौन सा मकसद था, क्या पर्पस था उससे मिलने का, ठीक है, जवाब देना है आपको। मुबारक मलिक सादिक से शहजादे को उसके चच्चा के जुल्म से बचाने के लिए मिला, क्योंकि चच्चा उसके वालिद का मुल्क छीन लिया था, या फिर कह सकते हैं मुल्क छीन लिया, उसका प्रॉपर्टी छीन लिया, उसकी जो हक मिलना चाहिए शहजादे को वो हक नहीं मिला, उसका चच्चा जो जालिम था वो छीन लिया, जुल्म कर रहे थे, उन जुल्मों को बयान करने के लिए मलिक सादिक के पास गए, ठीक है। यहां से आप सवाल पूछा था किस मकसद के लिए गए, तो जो है ना उसके चच्चा के जुल्म से बचाने के लिए मिला, क्योंकि चच्चा ने उसके वालिद का मुल्क छीन लिया था, जुल्म कर रहा था, ज्यादती कर रहा था, इसी वजह से
मिला। ठीक है, सिंपल सा जवाब है। सवाल नंबर 5 आपके पास, शहजादा फकीर की बेटी को देखकर क्यों बेहोश हो गया? अब आपको पता है ना, शहजादा फकीर की बेटी को अचानक से देखता है, बेहोश क्यों हो जाता है? आपने कहानी पढ़ा, दास्तान पूरा अच्छे से पढ़ा, समझा, तो आपको तुरंत आपका जवाब होनी चाहिए। जवाब दीजिए, पहले सोचिए मन में आप लोग, तो आप लोग कुछ इस तरह से जवाब देंगे। डायरेक्ट आप अपनी जुबान में दे सकते हैं कि लड़की बहुत खूबसूरत थी, और लड़की को जैसे ही देखा, देखने के बाद उसको जो है ना फोटो, अपना फोटो जो उसके पास तस्वीर था, उस तस्वीर से जो मैच कराया, देखा कि यही लड़की की तो तलाश कर रहे थे हम लोग इतना दिनों से, और यही तो मलिक सादिक जो है तलाश करने के लिए भेजा। लड़की इतनी खूबसूरत थी कि वो बेहोश हो गया। जवाब है शहजादा फकीर की बेटी को देखकर बेहोश हो गया क्योंकि वह बहुत खूबसूरत थी, और वह लड़की थी जिसकी मलिक सादिक ने तलाश की थी। वह लड़की थी जिसकी मलिक सादिक ने तलाश करने के लिए इसको भेजा था, इसलिए ये बेहोश हो गया। अगला सवाल 6 नंबर, मलिक सादिक ने शहजादी की मदद के लिए क्या शर्त रखी? यानी कौन से ऐसे शर्त रखे कि उसको बताए थे जब जा रहे थे ना, जाने से पहले उसको क्या बताया कि मदद करने से पहले उसको बताया था ना, क्या आप पहले मेरा ये काम कर देंगे, तब जाकर के हम आपको 40वां बंधन दे देंगे या फिर आपको जो है हासिल करवा देंगे, है ना? तो कौन सा शर्त रखते हैं? एक तस्वीर निकालते हैं, तस्वीर निकाल करके बोलते हैं इस लड़की को जहां कहीं से भी हो मेरे लिए तुम जो है खोज करके लाओ, ढूंढ करके लाओ, तब हम तुम्हारा मदद करेंगे। सिंपल में आपको जवाब देना है। मलिक सादिक ने शर्त रखी कि शहजादा उसका एक काम सही तरीके से करे, फिर वह मदद करेगा। उसने एक लड़की की तस्वीर दी और कहा कि उसे उसे जो है तलाश करे, उसे तलाश करके लेके आ। बिल्कुल सिंपल सा आपके माइंड में बिल्कुल तुरंत आपको बैठाना है अपने जहन में। ठीक है, अगला सवाल 7 नंबर पे, मलिक सादिक ने शहजादी को क्या नसीहत की? कौन सी हिदायत की, कौन सी नसीहत की, कौन से जो है कौन ऐसी चीज बताते हैं? देखिए जवाब है, मलिक सादिक ने नसीहत की कि शहजादा उस काम का ईमानदारी से करे और जज्बात में आकर कोई गलती ना करे। कहते हैं हम जो तुमको लड़की तलाश करने के लिए भेज रहे हैं, कहीं तुम अमानत में खयानत मत कर देना, जल्दबाजी में या फिर जज्बात में आकर के तुम गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि तुम अभी जवान हो इसलिए तुम्हें बार बार नसीहत कर रहा हूं। तो ये होता क्या है, जवान लड़का है और साथ में खूबसूरत, इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की है ना, और फिर दिल माने तो फिर गड़बड़ हो ही जाता है। आप लोगों ने दास्तान पढ़ा है तो वहां पे आपको पता होगा, जो लोग नहीं पढ़े हैं ना आप लोग पढ़ लीजिएगा जरूर, बहुत ज्यादा दिलचस्प और इंटरेस्टिंग कहानी है। देखिएगा, मलिक सादिक ने नसीहत की कि शहजादा उस काम को ईमानदारी से करे और जज्बात में आकर कोई गलती ना करे। सवाल 8 है, फकीर ने अशरफी लेकर शहजादे से क्या कहा? फकीर जो है अशरफी लेते हैं और अशरफी लेकर के शहजादे से क्या कहते हैं? तो जवाब आपको देना है, फकीर ने अशरफी लेकर शहजादे से कहा कि ऐ दाता, दाता का मतलब देने वाला होता है, ऐ देने वाला, खुदा तेरा भला करे, शायद तुम मुसाफिर हो, शायद तुम क्या हो? मुसाफिर हो, यानी इस शहर के नहीं हो, इसमें इस शहर के मुसाफिर हो, है ना, और मुल्क के बाशिंदा नहीं हो, यानी इस मुल्क के रहने वाला नहीं हो। बाशिंदा उसी को कहते हैं, बाशिंदा नहीं हो, क्योंकि किसी ने मुझे कोई मदद नहीं दी, उसने शहजादे को बहुत सारी दुआएं दी। सवाल पूछा क्या गया था आपसे, फकीर ने अशरफी लेकर शहजादे से क्या कहा? तो उसको क्या कहा कि शायद तुम इस शहर के नहीं हो, इस शहर के बाशिंदा नहीं हो, तुम इस शहर में पहली बार आए हो, मुसाफिर हो, और साथ ही साथ अशरफी लेकर उसको जो है बहुत सारी दुआएं दी कि खुदा तुम्हारा भला करे, ऐ मेरे दाता जो है तुमने मुझे अशरफी दिया है ना, तुम्हारा खुदा क्या करे? भला करे। इस तरह से दुआ देते हैं फकीर अशरफी लेने के बाद। सवाल नंबर 9 आपके पास है, पूरे मुल्क में फकीर की बेटी की शोहरत क्यों थी? पूरे मुल्क में चर्चा क्यों चल रहा था फकीर की बेटी की? क्योंकि उस मुल्क में वो लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसके सामने में परियां, हूरें, है ना, सब कोई फीका पड़ जाते थे उसके सामने में। खूबसूरती के मामले में जानते हैं, सुने होंगे, परी का एग्जाम्पल दिया जाता है, क्या तुम परी हो, कोई हूर हो, है ना, वो भी जो है उनके सामने में फीका पड़ जाता था। इसलिए उसकी खूबसूरती का चर्चा सुन करके पूरे मुल्क में जो है ना चर्चा होने लगा। देखिएगा, फकीर की बेटी बहुत खूबसूरत और समझदार भी थी साथ में, जिसकी वजह से उसकी जो है ना शोहरत पूरे मुल्क में फैल गई। इस तरह से हम लोगों ने मुख्तसर सवालात को भी देखा। तो आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और जो है आपका मुख्तसर सवाल, ये दोनों चीज कवर हो गया अच्छे से और आपके जहन में बैठ भी गया होगा पूरी तरह से, क्योंकि कहानी पढ़ लिए हैं तो आप सब्जेक्ट ही पढ़ रहे होंगे तो इजीली आराम से हर एक क्वेश्चन आपसे खुद बहुत बन रहा होगा, मुझे पता है ना।
चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका तवील सवालात मा जवाबात। इसको हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन विद आंसर कहेंगे। क्या कहेंगे? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन विद आंसर, है ना। देखिएगा आपके पास सवाल है। सवाल नंबर 1 क्या है? शहजादे के सफर का हाल अपनी जुबान में लिखें। शहजादे जो सफर कर रहे थे उस सफर का हाल आपको अपनी जुबान में, अपना लैंग्वेज में, आप जैसे भी दे पाए दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि किताबी भाषा में दें, किताबी जुबान में, किताबी लैंग्वेज में दें, जरूरी नहीं है। आप अपनी जुबान में आपसे जो है एग्जामिनर पूछते हैं और आप खुद से जवाब दे सकते हैं। तो देखिए जवाब देते हैं बिल्कुल आसान जुबान में करके। शहजादा चीन के बाशिंदा का बादशाह का बेटा था। शहजादा के बारे में पहले तारुफ कराना है, ये कौन था? तो शहजादा चीन के बादशाह का लड़का था, बेटा था। एक चीज यहां पे आप लोगों ने जान लिया, बादशाह के मरने के बाद उसके चचा बादशाह बन गया। बादशाह मरने के बाद उसका चचा क्या बन गया? बादशाह बन गया और शहजादे को मारने का मंसूबा बनाया। अब सोचा कि अपना जो है जो भी तख्त मेरे हाथ में आ गया, तख्त दोबारा से अपने भतीजों को लौटाना पड़ेगा। अब कोई उपाय, कोई तरतीब लगाया, कोई मंसूबा बनाया कि अपने भतीजे को ही हम मार देते हैं, कहानी यहीं से खत्म हो जाएगी, है ना। अब देखिए कहते हैं मुबारक जो बादशाह का वफादार खादिम था उसने शहजादे को बचाने का फैसला किया। मुबारक जो कि बहुत ही पुराना और वफादार खादिम था शहजादे के वालिद का, अब वो जो है बचाना चाहते हैं शहजादे को, कहते हैं बचाने का फैसला किया और उसे जिन्नातों के बादशाह मलिक सादिक के पास ले गया। जिन्नातों के बादशाह, आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है मलिक सादिक कौन था? तो जिन्नातों का बादशाह था, है ना। जिन्नातों के बादशाह का नाम क्या था? मलिक सादिक था। ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। देखिएगा बादशाह मलिक सादिक के पास ले गया। मलिक सादिक शहजादे के वालिद का दोस्त था। शहजादे के वालिद का कौन था? मलिक सादिक, याद रखिएगा, दोस्त था और उम्मीद थी कि वह मदद करेगा। उम्मीद थी कि वह मदद करेगा। 1 महीने के सफर के बाद, क्या कहते हैं, 1 महीने के सफर के बाद वह मलिक सादिक के दरबार में पहुंचे। मलिक सादिक ने मदद करने पर रजामंदी जाहिर की, लेकिन शर्त रखी कि शहजादे उसकी महबूबा को तलाश करे। 7 साल के बाद शहजादे को महबूबा मिल गई। शहजादा उसे देखकर बेहोश हो गया, लेकिन मुबारक ने उसे होश में लाया। आखिरकार शहजादे ने मलिक सादिक के महबूबा को तलाश कर लिया और उसे वापस ले लिया। अगर देखा जाए ये पूरा क्वेश्चन में जो है ना पूरी कहानी ही समा गया है। ठीक है, हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि जब शहजादे के वालिद का इंतकाल हो जाता है, ताजो तख्त जो है किसके जिम्मे में? तो शहजादे के वालिद के भाई के जो है ना, यानी जो बादशाह रहता है वो अपने भाई को सौंप करके चले जाते हैं। उसको जो है बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है सियासत करना, शासन करना। अब चाहते हैं कि हम अपने भतीजे को लौटाएंगे नहीं, अपने भतीजे को मारने का तरतीब देता है। मुबारक जो वफादार खादिम होता है, वो वफादार खादिम क्या करते हैं, वो तरतीब लगाते हैं और सोचते हैं इसका मदद जो है मलिक सादिक ही कर पाएगा। फिर वो बाजार मार्केट से जो है अतर, नजूर, उसके बाद खुशबूदार जो भी चीजें हैं, उसके अलावा जो भी जरूरियात की चीजें, वो सब सामान को लेते हैं और जो है ये क्या करते हैं, सफर में पहुंच जाते हैं। लगातार 1 महीना सफर करते हैं। सफर करने के बाद आखिरकार मंजिल मकसूद तक पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद फिर वहां पे मलिक सादिक के पास पहुंचने के बाद ये सारी फरियाद रखते हैं। फरियाद रखने के बाद क्या होता है कि वो कहते हैं कि मेरी भी एक शर्त है, तुम मुझे ये तस्वीर वाली लड़की को खोज करके दो, मैं तुम्हारा मदद करने के लिए तैयार हूं। ये सारी चीजों को लिख लेंगे। फिर आखिरकार वो लड़की को खोज करके भी लाते हैं। इस तरह से जो है क्या होती है, यहाँ पे सवाल का जवाब आपको पूरी तरह से मिल जाता है। देखिए शहजादे के सफर का हाल अपनी जुबान में बयान कीजिए। हमने आपको अपनी जुबान में बता दिया, आप भी अपनी जुबान में अपने तरीके से खुद ब खुद बता सकते हैं इसके सफर का हाल। सफर के दौरान इन्होंने क्या क्या चीजें किया वो सब कुछ अपने जुबान से आप लोग लिख सकते हैं। अगला सवाल 2nd नंबर पे, मुबारक ने शहजादे के लिए कौन सी खिदमत अंजाम दी? मुबारक जो है शहजादे के लिए कौन सी खिदमत करते हैं, कौन सी खिदमत का अंजाम देते हैं? तो कौन सी खिदमत आपने पहले ही देख लिया ना कि उसके वालिद का वफादार खादिम होने के वजह से अपने उसके चच्चा से जो है उसको निजात दिलवाना चाहते हैं, उसके जुल्म सितम से बचाना चाहते हैं। इस वजह से उसको मलिक सादिक के पास लेके जाते हैं और इस तरह का उसको मदद करते हैं, है ना। तो ये चीज आप लोग अपने जुबान में भी लिख सकते हैं। फिर भी देख लेते हैं जवाब। देखिए मुबारक ने शहजादे के लिए बहुत मदद की। जब शहजादे के वालिद मरे और उसका चच्चा बादशाह बन गया तो मुबारक ने चच्चा की साजिश से शहजादे को बचाया। मुबारक ने चच्चा की साजिश से क्या किया, शहजादे को बचाया। उसने चच्चा को मशवरा दिया कि शहजादे को शिकार के बहाने जंगल में ले जाएं।
शहजादे को उसके चचा को मशवरा ये दिया कि शहजादा को जो है ना शिकार के बहाने जंगल में लेके जाते हैं और वहां मार डालते हैं, है ना। लेकिन हकीकत से ऐसा कोई वास्ता नहीं था। कहते हैं हकीकत में मुबारक ने शहजादे को बचाने के लिए जिन्नातों के बादशाह मलिक सादिक के पास ले जाने का मंसूबा बनाया, प्लानिंग बनाया, है ना। क्या बनाया? मंसूबा बनाया, रूटीन बनाया, फिर प्लानिंग बनाया। मुबारक की वजह से शहजादे की जान बच गई और उसका खोया हुआ मुल्क भी वापस मिला। मुबारक के वजह से उसकी जान भी बच गई, साथ ही साथ उसका खोया हुआ मुल्क भी वापस किया। तो अब आप लोगों को पता चला ना कि किस तरह की मदद की, कितना बेहतरीन मदद किया इन्होंने। चलिए फिर तब बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ चलते चलाते। सवाल नंबर 3 आपके पास देखिएगा ध्यान से। मीरअमन को बागो बहार क्यों इनाम मिला? बागो बहार पर क्यों इनाम मिला? मीरअमन दहलवी जो है इसको बागो बहार ये किताब पर इनाम क्यों मिला? 500 रुपए का इनाम। आखिर क्या खासियत रखते थे ये बागो बहार में? क्या हुनर ऐसा है, क्या चीजें ऐसी है जो कि इसको उसके रीजन से उस रीजन से इसको 500 रुपए का इनाम मिलता है? तो वही रीजन आपको सिर्फ बयान कर देना है। जवाब देखिए, मीरअमन को बागो बहार पर इसलिए इनाम मिला कि यह किताब आसान और सादा जुबान में लिखी गई थी। सबसे पहला पॉइंट आपको बताना है, यह किताब इतनी आसान थी कि हिंदुस्तान के कोई भी लोग जो है इसको आराम से समझ सकते थे, पढ़ सकते थे और बड़े दिलचस्प भी थे। तो आसान भाषा में, आसान जुबान में लिखी गई थी। पहला पॉइंट आपने ये लिखा जो हर कोई समझ सकता था। ठीक है, आगे कहते हैं बागो बहार की जुबान सादा और रवान थी। सादा और रवान का मतलब ये हुआ, रवान का मतलब ये हुआ कि कहीं पर भी जो है रुकावट नहीं आना, है ना। आप पढ़ रहे हैं, आपको कोई लफ्ज जो है मुश्किल लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैथ ही, मैथ जब बन रहा होगा आपसे ना तो बहुत मजा आता है, बहुत दिलचस्प आता है और भी बनाने का मन करता है। लेकिन कहीं पे कुछ चीजें ऐसी हो जाती है बीच में कि जब आपको समझ में नहीं आ रही होती है, फिर जाकर के मैथ से जो है हेजिटेशन आने लगता है। अब मैथ जो है बनाने का मन नहीं करता, बोरिंग हो जाते हैं। वैसे ही है इसमें पूरी जुबान, पूरे किताब की जुबान उस तरह से है किसी को भी मुश्किल नहीं लगता है, किसी पे भी जो है कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं डालती है। उसी को कहते हैं सादा और रवान, है ना। सादा सिंपल लैंग्वेज में कोई रुकावट डालने वाली अल्फाज इसमें नहीं इस्तेमाल की गई है। कहते हैं जिसकी वजह से यह किताब बहुत मकबूल हुई, जिसकी वजह से यह किताब बहुत मशहूर हुई। इस किताब को बहुत ज्यादा शोहरत मिली, तरह तरह के लोग जो इसको पढ़ने लगे, बहुत पूरे मुल्क में जो है ये फैल गया। आगे कहते हैं मीरअमन ने बागो बहार के अलावा एक और किताब भी लिखी लेकिन वह उतनी मकबूल नहीं हुई। बागो बहार के अलावा एक और किताब लिखी लेकिन वह उतनी मकबूल नहीं हुई। बागो बहार अमीर खुसरो की फारसी कहानी चहार दुर्वेश का उर्दू तर्जमा है। मीरअमन ने उर्दू नस्र को सादा और मकबूल बनाने में अहम किरदार अदा किया, जिसकी वजह से उसे इनाम मिला। जिसकी वजह से उसको क्या मिला? इनाम और इकराम से इसको नवाजा गया। आपने देखा बागो बहार बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, सादा और रवान लैंग्वेज में लिखी गई है। इस वजह से किसी को भी, मुल्क के किसी भी इंसान को पढ़ने में कोई दुश्वारी नहीं आई और यह किताब बहुत ज्यादा मशहूर और मारूफ हुआ। पूरे मुल्क में इस किताब का चर्चा होने लगा, इस किताब की शोहरत होने लगी। इस तरह से जो है इसी के वजह से, इसी के अवज, इसी सबब से इसको जो है 500 रुपए का इनाम मिला। आप सिंपल लैंग्वेज में अपनी जुबान में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है बागो बहार हिंदुस्तानी तहजीब और तमद्दुन से मेल खाती है या नहीं, वजाहत करें। कहते हैं बागो बहार जो है हिंदुस्तानी तहजीब, कल्चर, सकाफत या फिर कह सकते हैं यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो कल्चर है, इससे मेल खाती है। इससे मेल मतलब इससे इसको इस तरह से कह सकते हैं आप, इससे जो है मैच होती है या फिर नहीं होती है। जैसे हम लोगों का कल्चर है, जैसे हम लोगों का जो है सोहबत है, आप इसको सोहबत कहें, कल्चर कहें, सकाफत कहें या फिर माहौल कहें, है ना, सब एक ही है। ठीक है, कहते हैं हिंदुस्तानी तहजीब और तमद्दुन से मेल खाती है या नहीं, वजाहत करें, विस्तार के साथ बताइए। ये आपसे पूछा जा रहा है, या फिर पूरी तफसील के साथ बताइए, या फिर आप ये भी कह सकते हैं विस्तार के साथ बताइए। तो जवाब दीजिए। बागो बहार की जुबान सादा और रवान है जो हिंदुस्तानी तहजीब और तमद्दुन से मेल खाती है। बिल्कुल आपको पता चला, हिंदुस्तानी तहजीब और तमद्दुन से मेल खाती है, मेलजोल खाती है। किताब की मकबूलियत की वजह उसकी सादा जुबान थी। किताब जो इतना मशरूफ हुआ, मारूफ हुआ, प्रचलित हुआ, तो उसकी सादा जुबान की वजह से। बागो बहार उर्दू नस्र की, कहते हैं बागो बहार उर्दू नस्र की मकबूल तरीन किताबों में शामिल है। बागो बहार क्या है? उर्दू नस्र की, उर्दू नस्र से मुराद किस्सा कहानी वाला पार्ट है ना। उर्दू नस्र की मकबूल तरीन क्या है? किताबों में शामिल है। अगरचे कहानियां गैर हिंदुस्तानी है, यानी कहानी जो है हिंदुस्तान की नहीं है, दूसरे मुल्क की है, गैर हिंदुस्तानी है, लेकिन किरदारों और जुबान का इंतखाब हिंदुस्तानी माहौल से मेल खाता है।
इसका जो भी कैरेक्टर है, जो भी किरदार है, हिंदुस्तानी जुबान से क्या करता है, मैच खाता है ना। मीर अमन ने हिंदुस्तानी सकाफत और आदाब को खूबसूरती से पेश किया है। हिंदुस्तानी कल्चर, हिंदुस्तानी माहौल, हिंदुस्तानी जो सोहबत है, उन तमाम चीजों को, उनकी तमाम अदब को जो है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में क्या किए हैं, पेश किया है, जो किताब की शोहरत का सबब बनी, वजह बनी, ठीक है, रीजन बनी, आप कह सकते हैं इसको, सबब बनी। ठीक है, इस तरह से आपने देखा सवाल आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया, बागो बहार हिंदुस्तानी तहजीब व तमद्दुन से मेल खाती है, यह वजाहत करें, पूरी विस्तार के साथ बताएं। तो हमने आपको जवाब दे दिया। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 5, बागो बहार की नस्र की क्या अहमियत है। बागो बहार जो ये नस्र है, हिस्से नस्र में शामिल है ना आपका दास्तान, हिस्से शायरी में कौन शामिल होते हैं, आपका नज्म हो गया, गजल हो गया, यानी शेरो शायरी वाला पार्ट हिस्से शायरी में, लेकिन ये आपका हिस्से नस्र में है, इसलिए कहते हैं बागो बहार की नस्र की क्या अहमियत है। तो जवाब आपको देना है, बागो बहार उर्दू नस्र की तारीख में बहुत अहमियत रखती है। तारीख से मुराद हिस्ट्री या फिर इतिहास कहें इसको, है ना, उर्दू के इतिहास में बहुत ज्यादा जो है अहम रखती है, अहमियत रखती है। मीर अमन को सादा नस्र निगारी का बानी समझा जाता है। सादा नस्र निगारी का बानी, बानी किसको कहते हैं, लिखने वाले को ही बानी कहते हैं। सादा नस्र लिखने वाले का जो है ना एक अहम तरीन शख्स माना जाता है। बागो बहार ने उर्दू नस्र में सादगी और रवानी की नई मिसाल कायम की। बागो बहार मीर अमन दहलवी जो है ना बागो बहार लिखते वक्त जो है सादा और रवानगी जो है क्या की, कहते हैं रवानगी नई सादा और रवानी की नई मिसाल कायम की, नई एग्जाम्पल कायम की, जिससे बाद के नस्र निगारों को तहरीक मिली, जिससे बाद के जो के इसके बाद के जो भी नस्र निगार हैं उसको लिखने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प मिली, उसको फॉलो करने लगे, उसी के मुताबिक जो है लोग भी नस्र लिखने लगे, तो लोगों को जो बहुत ज्यादा फायदा हुआ। आगे कहते हैं बागो बहार उर्दू नस्र की पहली किताब है जिसमें मीर अमन ने अरबी व फारसी रिवायत को छोड़कर उर्दू नस्र को सादा बनाया है। अरबी और फारसी रिवायत, फारसी लफ्जों को छोड़ करके बिल्कुल सिंपल उर्दू लैंग्वेज में जो है इसको इसको क्या किए हैं, लिख डाले हैं। आगे कहते हैं इस नस्र ने उर्दू नस्र निगारी में सादगी को फरोग दिया। उर्दू नस्र निगारी में जो है ना सादगी को फरोग दिया, बिल्कुल सादगी जुबान में, आसान और सलीस जुबान में क्या दिया, फरोग दिया, बढ़ावा दिया लोगों को, ताकि हेल्प मिल सके और इससे मोटिवेट होकर के आगे जो है कुछ कर सके या फिर लिख सके। आगे कहते हैं जिसके तकलीद बाद के नस्र निगारों ने, जिसकी तकलीद बाद के नस्र निगारों ने की। तकलीद किसको कहते हैं, तकलीद जो है ना फॉलो करने वाले को कहते हैं, या फिर उससे जो है जो किए वो सारी चीजों को डायरेक्ट लिख देने को कहते हैं, कॉपी करने को कहते हैं। यानी उसको एक तरह का एक रास्ता मिल गया और उस रास्ता को देखते हुए अब बाकी के नस्र निगार भी जो इसी रास्ते पर चलने लगे और बहुत बेहतरीन नस्र लिख रहे हैं उसी की वजह से। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने सवाल नंबर 5 को भी पूरी तरह से मुकम्मल किया। अब यहां से सवाल नंबर 6 से आपका उर्दू कवायद के सवाल शुरू होते हैं। आइए हम लोग अब देखने के लिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 6 है, दर्ज झैल अल्फाज की जिन्स जाहिर करते हुए जुमला बनाइए। जिन्स से मुराद, जिन्स आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में आ जाएगा। इसी को हम लोग जेंडर कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेंडर, या फिर आप इसको जो है ना जिन्स कहेंगे, या फिर इसको हिंदी में लिंक कहेंगे, है ना, याद रखिएगा। इसमें लड़का लड़की दोनों आएगा जिन्स में। आपको कहा जा रहा है ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, जुमला में उस तरह से इस्तेमाल कीजिए, सेंटेंस में, वाक्य में कुछ उस तरह से इस्तेमाल कीजिए जो कि स्त्रीलिंग अगर है तो स्त्रीलिंग जाहिर हो, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग जाहिर हो, यानी तज़कीर है तो तज़कीर जाहिर हो, और तानीस है तो तानीस जाहिर हो। तज़कीर से मुराद पुल्लिंग, तानीस से मुराद स्त्रीलिंग, है ना। तज़कीर को हम लोग क्या कहते हैं, मुज़क्कर भी कहते हैं, तानीस को हम लोग मुअन्नस भी कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग सबसे पहले लफ्ज है आपके पास तदबीर, फिर है अमानत, वीरानी, सीरत और बदनामी। देखिए तदबीर ये लफ्ज आपने जाहिर कर लिया, जिन्स इसका मुअन्नस है। देखिए तुम्हारी तदबीर कारगर हुई, तुम्हारी तदबीर जो है क्या हुई, कारगर हुई, यानी कारगर साबित हुई, कारगर का मतलब फायदामंद हुई, है ना। अब फिर अगला लफ्ज है अमानत, तो अमानत ये लफ्ज मुअन्नस है। जिंदगी खुदा की अमानत है, जिंदगी किसकी अमानत है, खुदा की अमानत है। यहाँ पे हम लोगों ने मुअन्नस जाहिर करते हुए जुमला में इस्तेमाल किया। फिर है वीरानी, वीरानी भी मुअन्नस है। अगर कहते हैं मुफलिसी होगा, यहाँ पे सीन जो है ना, सीन कट गया है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। मुफलिसी की जिंदगी में वीरानी का
फरमा है, वीरानी ही का फरमा है ना। अगला है सीरत, सीरत मुअन्नस है, इस किताब में हुजूर की सीरत है, इस किताब में जो है ना हुजूर की सीरत है, सीरत क्या है, मुअन्नस है। अगला लफ्ज आपके पास है बदनामी, बदनामी भी ये लफ्ज भी मुअन्नस है। तुम्हारी गलत हरकत से मेरी बहुत बदनामी हुई, मेरी बदनामी हुई, हुआ नहीं, मुजक्कर होता तब हुआ होता है ना, मेरी बहुत बदनामी हुई। चलिए इस तरह से आप मुजक्कर मुअन्नस साथ साथ में जुमला में इस्तेमाल करने के लिए सीखते हैं, आपकी जुबान में दुरुस्तगी आती है, आप उर्दू लैंग्वेज जो बोलना चाहेंगे बिल्कुल शुद्ध और जो है कोई गलत नहीं पकड़ पाएंगे, हंसी का आप पात्र नहीं बनेंगे, किसी के साथ भी आप डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे, आपकी जो है ना कम्युनिकेशन स्किल में जो है ना बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा, आप आराम से किसी के साथ भी बात कर सकते हैं, आपके अंदर का जो हेजिटेशन होता है, जो डर होता है, वो डर नहीं होगा, आप आराम से जो है आप लैंग्वेज भाषा जो है उर्दू जुबान बोल सकते हैं किसी के साथ में। इस तरह की अगर प्रैक्टिस आपके जुबान में रहता है तब, नहीं तो ऐसे नहीं होगा, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 के तरफ। मुतरादिफ यानी हम मानी अल्फाज इसी को कहते हैं, आपसे ये सब अल्फाज दिया हुआ है, इसी को हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं, मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। यहाँ पे आपको मुतरादिफ अल्फाज दिया हुआ है, उसका मानी आपको बताना है। देखिए पीर, पीर को हम लोग क्या कहते हैं, मुर्शिद कहते हैं, पीर और मुर्शिद बोलते हैं ना, पीर और मुर्शिद एक साथ में इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग साइनोनियम भी कहते हैं, है ना, एंटोनियम साइनोनियम, है ना। तो देखिएगा पीर और मुर्शिद, बादशाह, सुल्तान, ठीक। अब देखिए इल्म का मुतरादिफ इल्म का शमआ और तहकीक का तज्जिया, ठीक है। अब देखिए नाबीना का अंधा और शबीहा का शक्ल, ये सब क्या है, मुतरादिफ अल्फाज है। एक तरफ अल्फाज है, एक तरफ मुतरादिफ अल्फाज, एक तरफ अल्फाज, एक तरफ मुतरादिफ अल्फाज, है ना। फिर है अजमी, अजमी का मतलब गैर अरब, है ना। और हाँ देखिए अजमी का मतलब गैर अरब, और मर्द, मर्द को हम लोग आदमी भी बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हम लोगों का जो है ना क्या हो गया, मुतरादिफ अल्फाज पूरी तरह से मुकम्मल हो गया। अब सवाल नंबर 8 आता है आपके पास, देखिएगा सवाल नंबर 8 है, क्या कहा गया है, दर्जल अल्फाज के मानी बताइए। जितने भी अल्फाज हैं वो सबके आपको मानी मीनिंग बताना है। मुखलिस का मतलब गैर खा होता है, मुखलिस का मतलब गैर खा या फिर गरीबी भी कह सकते हैं। जालिम का मतलब जुल्मत करने वाला या फिर जुल्म करने वाला, अत्याचार करने वाला, है ना। अब देखिए तदबीर हल निकालना, तरकीब, है ना, इसको क्या तदबीर उसी को कहते हैं, कोई तदबीर निकालना, कोई हल निकालना, कोई सॉल्यूशन निकालना, इस मसले का प्रॉब्लम को निकालना, है ना, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं जुमला में। खुलासी, खुलासी का मतलब छुटकारा, खुलासी का मतलब छुटकारा या फिर निजात पाना, खुलासी पाना। बंदिश का मतलब रोक या फिर पाबंदी लगाना। महरीम का मतलब राजदार। फिर मुजरिम, मुजरिम का मतलब जुर्म करने वाला। दगदगा का मतलब अंदेशा या फिर ढरका या फिर डर, भय, है ना। इस तरह से आप लोग पूरी तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में मुकम्मल सब्जेक्टिव के क्वेश्चन को चैप्टर 6 में जितने भी सब्जेक्टिव के क्वेश्चन बन रहे थे, सारे सब्जेक्टिव के क्वेश्चन को बिल्कुल आसान और सलीस भाषा में मैंने आप लोगों को आज की क्लास में पढ़ा दिया। आज की सेशन, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, जरूर आप लोग अपना एक प्यारा सा फीडबैक करते हुए जाइएगा, बताते हुए जाइएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना जब मेहनत की जा रही है, आसान जुबान में बताई जा रही है, आप लोगों का फर्ज बनता है कि अपने तमाम दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करें। और अगर आप लोग चैनल में पहली मर्तबा हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइए, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग कोर्स में ज्वाइन नहीं हुए हैं, आज ही डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन AS उर्दू एजुकेशन का प्ले स्टोर से, और लिखना है आपको क्लास 12 का स्ट्रीम सेलेक्ट करके आप जो है ना कोर्स में ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कोर्स ज्वाइन करने में किसी तरह की भी दुश्वारी परेशानी आए, आप बिला झिझक हमारे इस नंबर पे राब्ता कर लीजिएगा, 950821 और 47, है ना, 60। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी आज की क्लास, आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट आपको इस क्लास में दिखा या नहीं दिखा, जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से हम लोग एक अगली क्लास में, अगली सेशन में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर, बाय बाय।